हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के जो वाक्यों में अशुद्धियां होती है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना से संबंधित जो नियम है उस पर वीडियो बनाया जा चुका है, जो 3 भाग में है और वो प्ले लिस्ट में है। आप उन्हें देखें तो इससे समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, वो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। एक एक करके जो है कि वाक्यों को हम शुद्ध करने के लिए सीखेंगे, और इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नियम रखने की जरूरत ही नहीं है। आराम से चुटकियों में हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य को आप देखिए दोस्तों, इधर हमने लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य है, इसको हम शुद्ध करेंगे। पहला देखिए लिखा है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इस वाक्य में अशुद्धियां ये है कि यहाँ शस्त्र लिखा है। तो ऐसे वाक्यों में ज्यादा परेशानी होती है इस कंफ्यूजन को लेके कि अमुक हथियार जो है वह शस्त्र है कि अस्त्र है। तो इसका कंफ्यूजन दूर 1 मिनट में करना है, और ये है कि अस्त्र जो है कि वह फेंक कर चलाया जाता है, हाथ से हम फेंकते हैं। ठीक है, फेंक कर ही दुश्मनों पे वार करना है, उससे दुश्मनों को चोट लगती है, उसे नुकसान होता है। और शस्त्र क्या है, उसे हाथ में रख के ही चलाना है, हाथ से मारना है। जैसे आप लीजिए हथौड़ी, वो हाथ से चलाते हैं, उसको फेंक कर वार नहीं करते हैं, ये शस्त्र है। जैसे कुल्हाड़ी, हाथ से पकड़ के ही उसे वार किया जाता है। वो जो है कि हथियार जिसके पास है उसका और हथियार के बीच एक संबंध ही होता है, वो उससे दूर नहीं होता। ये कंफ्यूजन है। और अस्त्र क्या है, उसे फेंका जा रहा है, तो क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या था, एक है शस्त्र और दूसरा क्या है, अस्त्र। यही कंफ्यूजन होता है। इसको आप याद रख सकते हैं। शस्त्र क्या है कि साथ रहता है, ठीक है, और अस्त्र क्या है, फेंका जाता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, कोई ज्यादा नियम नहीं रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो यहां पे बंदूक क्या है, वो हाथ में रखा नहीं जाता, बल्कि इससे वार किया जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, तो हो गया, यहां पे अस्त्र की जगह क्या दे देंगे, शस्त्र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है और है में फर्क है। ठीक है दोस्तों, हमें आयकार और अनुस्वर जो देते हैं वो है बहुवचन होता है, क्योंकि बंदूक जो है एक वचन में, इसलिए वहां है देना है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये वाक्य अनेकों नाम हैं, ये वाक्य है। इसमें अशुद्धि दोस्तों ये है, आपको पकड़ना है कि जैसे अशुद्धि यहां है अनेकों में, ठीक है, तो अनेकों इस नाम शब्द के लिए आया है, नाम एक वचन में है। तो चूंकि अनेकों जो है नाम के लिए आया है, नाम जब खुद एक वचन में है तो अनेक बहुवचन में कैसे हो सकता है। तो ये एक वचन में करना है इसको, तब ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्योंकि अनेक नाम जो है किसी एक नाम के लिए नहीं, पर जो है उसे कई नामों का वह सूचक है, इसलिए यहां पे है नहीं होके हैं हो रहा है। क्लियर हो गया। अब तीसरा वाक्य देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रहे हैं। क्लियर, वाक्य समझ में आ रहा है। अब हमें यह देखना है कि इसमें अशुद्धि कहां है। क्या यह शुद्ध वाक्य है, नहीं,
ये अशुद्ध वाक्य है। आप जब जो है कि वाक्य रचना के नियम का जब वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये पाए होंगे कि जब एक से अधिक कर्ता और दोनों लिंगों में है, जैसे गाय, घोड़ा और बकरी, आप देख रहे हैं कि गाय स्त्रीलिंग, बकरी स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग है, और यह कोई एक नहीं है, एक वचन में नहीं, जैसे गाय एक है लेकिन घोड़ा 2 ठो है, बकरी भी 2 ठो है। मतलब ये है कि एक से अधिक कर्ता है इसमें, तो स्वभावतः क्रिया तो बहुवचन में ही होगी, लेकिन कर्ता विभक्ति रहित है। ये चीजें आपको जानना है, कर्ता विभक्ति रहित है, और उसके बाद एक से अधिक कर्ता है। ये 2 स्थितियां हैं। और क्या है कि दोनों लिंगों में है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, 3 स्थितियां हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि एक से अधिक कर्ता है तो क्रिया बहुवचन में होगी। अब समस्या आती है कि वो पुल्लिंग में होगा क्रिया कि स्त्रीलिंग में होगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कहता है, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के हिसाब से होता है, लेकिन यहां पे क्या है कि तीनों जो है कर्ता और अव्यय से जुड़ा है, तो इसमें क्रिया जो है बहुवचन में होगा, लेकिन अंतिम कर्ता के हिसाब से होगा। क्लियर है? तो इसका कैसे होगा, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। ये एक उदाहरण है। इस तरह के वाक्य आते हैं तो आपको इसका समाधान कैसे करना है ये देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अशुद्धियां कहाँ रही, ये रहे हैं में, ये लास्ट जो रूप है यही अशुद्धि है। तो ये चीजें कब हम पकड़ पाएंगे, जब हमें हिंदी व्याकरण की अच्छी जानकारी और अच्छी पकड़ होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाक्य पर। चौथा वाक्य क्या कहता है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। ये वाक्य पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, इसमें क्या है, इस नियम को इसमें भी फॉलो कीजिए। एक से अधिक करता है मतलब 2 है, बाघ भी है और बकरी भी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, तो यही स्थिति यहाँ पे भी थी कि दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। और क्या होगी, क्योंकि इसमें संख्यावाची है, इस वाक्य में 3 नंबर में देख रहे हैं, चौथे में क्या है कि संख्यावाची नहीं है, दोनों एक वचन में है, दोनों एक वचन में करता है, और इसकी क्रिया क्या होगी, बहुवचन तो होगी ही। अब देखिए कैसे होगी, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। इन 2 वाक्यों को आप ध्यान रखिएगा, उसमें संख्या दिया है, एक वचन में नहीं है, वो कई वचन में है, दोनों लिंगों में। और यहां पे क्या है कि दोनों एक वचन में है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। तो आप देख रहे हैं कि संख्या, थोड़ा सा वाक्य का स्टैंडर्ड चेंज होने से उसका रूप चेंज हो जाता है, क्रिया पे उसका असर अलग हो जाता है। क्लियर? अब आइए अगले वाक्य पर। हम लोग यहाँ अक्सर गलतियां करते हैं, ऐसा वाक्य लीजिए जैसे कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस वाक्य में हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रेलवे में हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सामान्य अर्थों में ये कहने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह अशुद्ध है। ये कई शब्द की वजह से ये अशुद्धियां आई है, चूंकि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके पहले ये कई शब्द लगेगा। तो चूंकि हम किसके बारे में कह रहे हैं, कई कर्मचारियों की, रेलवे तो अकेला है, उसके कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है ना, तो यहां पे इसका हम सही उपयोग करके इसको शुद्ध कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका शुद्धिकरण करेंगे कैसे, रेलवे के
कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, हुई नहीं हुई, अनुस्वार नहीं होगा। तो ये वाक्य में देखा कि थोड़ा सा ये कहीं कहां चले आया, यहां पे सिर्फ शब्द के उलट फेर कर दिए, इस शब्द को कहीं यहां से हटा के यहां पे कर दिए, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्लियर है दोस्तों? इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, उसके बाद कुछ और वाक्य है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब और कुछ वाक्य है उसको देखते हैं। देखिए पहला वाक्य है इसमें, छात्रों ने पंडित जी को पत्र प्रदान किया। ये वाक्य अशुद्ध है, जो भी हमने लिखा है ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। लेकिन हमें इसको इसमें ये पकड़ना है कि अशुद्धि है कहां। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अशुद्धि क्या है। छात्रों ने पंडित जी को पत्र प्रदान किया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि छात्र पंडित जी को कुछ दे रहे हैं। स्वभावतः पंडित जी छात्र से श्रेष्ठ हैं, छात्र से सीनियर है। क्लियर? तो जब जूनियर या छोटे बड़े को कुछ देते हैं तो उसे अर्पण करना कहते हैं, और बड़े जब छोटे को कुछ देते हैं उसे प्रदान करना कहते हैं। ये दो बातें हैं, अर्पण बड़े को की जाती है, प्रदान छोटे को की जाती है। ठीक है, बस इतना समझ लेने के बाद अब ये क्लियर हो रहा है इसमें अशुद्धि क्या है। पंडित जी को अर्पित करना है, न कि प्रदान करना है। तो क्लियर है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है दोस्तों, यहां पे। अब इसको हमें शुद्ध करना है। ठीक है, देखिए करते हैं। छात्रों ने पंडित जी को पत्र अर्पित किया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए ये एक वाक्य, दूसरा वाक्य कहता है, भारत सरकार ने श्रीमती अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। पहले वाक्य की तरह इसमें देखिए, भारत सरकार बड़े हैं कि श्रीमती अरुणडेल बड़ी हैं? स्वभावतः भारत सरकार बड़े हैं, उस सरकार के अंदर जो भी सब सरकार से छोटे हैं। तो चूंकि बड़े छोटे को कुछ दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, बड़े जब छोटे को कुछ देते हैं तो उसे प्रदान करना कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर पहले वाक्य का अनुसरण करते हुए ये अशुद्धियां है। क्लियर है? तो इसको अशुद्धि दूर करने के लिए अर्पित की जगह प्रदान करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो क्या होगा, भारत सरकार ने श्रीमती अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। कोई दिक्कत नहीं, ये शुद्ध हो गया। ये सब वाक्य दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला वाक्य है, वाक्य क्या कह रहा है, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें देखना है कि शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का, चूंकि शेक्सपियर ने जो किताब लिखी है, नाटक लिखा है, तो चूंकि उसमें दृश्य नहीं है, वो पुस्तक के रूप में है, तो स्वभावतः गलती यहाँ पे दृश्य जो आया है उसका, चूंकि नाट्य दृश्य नहीं है इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अभिनय होता है। उसका जो नाटक लिखा गया है उसको मंच पे उतारना है, ये बात इसमें कहा गया है। तो हम उस वाक्य को शुद्ध रूप में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है,
शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आइए इस वाक्य को देखते हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। गाने की कसरत नहीं की जाती है, गाने का रियाज किया जाता है, गाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह का आप वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसमें गलती ये है, कसरत गाने का नहीं किया जाता है, बल्कि गाने का रियाज या प्रयास किया जाता है। मैं गाने का रियाज, या आप कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, प्रयास कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अगला वाक्य देखिए क्या कहता है। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं। पहली बात इसमें अशुद्धि ये है कि गीत की कड़ी होता है, लड़ी नहीं। जैसे चूड़ी की लड़ी होती है, यहां वो बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो लड़ियां नहीं कड़ियां होती है। तो इसको शुद्ध इस तरह करेंगे, वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। क्लियर है दोस्तों। अब इस वाक्य को आप देखें, इसे शुद्ध करना है, यह अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए लिखा क्या है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें गलती जो है कि ये है सौभाग्यवती। कोई भी लड़की सौभाग्यवती तब होती है जब उसका विवाह हो जाता है। मतलब विवाह होने के बाद ही कोई लड़की सौभाग्यवती होती है। ठीक है, तो फिर क्या होती है उसको शुद्ध हम करते हैं। देखिए, हमारी आयुष्मती, क्योंकि स्त्रीलिंग है, लड़का रहता तो आयुष्मान होता, लड़की है तो आयुष्मती है ना। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें आपको कोई भी नियम रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वाक्य रचना से संबंधित नियम का अध्ययन किया हुआ है जो प्लेलिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, आप अगर नहीं देखें देखिए, बहुत मजा आएगा। आपके जो है कि वाक्य रचना बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ और वाक्यों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए दोस्तों, कुछ और वाक्य है उस पर बात करें। पहला वाक्य देखिए, यहां पे लिखा है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो इसमें अशुद्धि ये है कि भारी भरकम ये शब्द जो है वस्तु के लिए आता है। ठीक है, किसी ऐसे चीज के लिए जैसे चट्टान है उसके लिए आएगा, क्योंकि भीड़ तो इस कहने से मतलब है किसी भी आदमी का होगा। ठीक है, ये कहना है। तो यहां पे भरकम शब्द जो है कि अशुद्धि का कारण है। ठीक है दोस्तों, ये भरकम हटाने से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो क्या होगा, शुद्ध जब करेंगे, वहां भारी भीड़ जमा थी। ये हो गया हमारा शुद्ध वाक्य। क्लियर हो दोस्तों।
अब आइए दूसरे वाक्य पे हम बात करें। इसमें कहता है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है, दो बातें, शोक है और दुख है। शोक तब होता है जब हम पर कोई गहरा आघात लगता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं गहरा आघात में किसी की मृत्यु की खबर सुन ले, किसी की दुर्घटना की खबर सुन ले, ये शोक में माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन दुख जो है वह सामान्य अर्थों में लिया जाता है। क्योंकि पत्र का जवाब नहीं दिया है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये एक गहरे आघात से, जैसे मरने की खबर सुन लेना, उसके मुकाबले तो ये जीरो है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे शोक है, अशुद्ध है, और इसकी जगह हम जो है कि दुख शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है। दुख है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्लियर है दोस्तों? परेशान बिल्कुल नहीं होना। शोक और दुख के अंतर से यह वाक्य शुद्ध और अशुद्ध हो रहा है। याद रखिए, शोक गहरे आघात वाले खबरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, किसी की दुर्घटना में जो है कि शरीर को भारी नुकसान पहुंचना, इस तरह की खबरों के लिए शोक का उपयोग किया जाता है, और दुख सामान्य अर्थों में लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब से आपको शोक और दुख में के लिए जो है कि अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अगला वाक्य देखिए, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। ये घोर संबंध है। साहित्य और जीवन में अभिन्न संबंध होता है, न कि घोर संबंध। क्लियर? तो यहाँ पे अशुद्ध हमारा क्या है दोस्तों? ये घोर है ना। शब्दों का चयन अगर सही तरीके से हो ना हो तो वाक्य हमारे अशुद्ध होते हैं और उसका गलत अर्थ निकलता है, ठीक है। इसको आगे बढ़िए। साहित्य और जीवन में अभिन्न संबंध है। यहां पे देखिए, हमने संबंध में मो, आधा मोह है और यहाँ अनुस्वर है, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आधा मोह की जगह अनुस्वर आप लगा दीजिए, वह शुद्ध है। क्लियर है? इसलिए मैंने दोनों लिखा। आप देखिएगा, संबंध और इस संबंध, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ निकलता है वो निकलता है ये कि आपका पत्र तो मिला ही, संग में धन्यवाद भी मिला। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है स धन्यवाद, मतलब धन्यवाद सहित। किसी का पत्र हमें मिलता है, पत्र में लिखा हुआ रहता है धन्यवाद ज्ञापन, जो भी रहना होता है, लेकिन पत्र के साथ धन्यवाद कभी नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन हम इसको इस तरह कह सकते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए, आपका पत्र मिला पूर्ण विराम धन्यवाद। इसका मतलब लिखने वाला जो लेखक है वो धन्यवाद दे रहा है, न कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो धन्यवाद के साथ ही मिला है। क्लियर है ना? तो दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम, ये दो वाक्य हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे, इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है। क्या लिखा है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसमें अशुद्धि ये है, ये हेतु
हेतु विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है और कारण सामान्य अर्थ में लिया जाता है। पति पत्नी के बीच का झगड़ा सामान्य बात है, अगर झगड़ा ना हो तो फिर जीवन ही बेकार है, ये मतलब है ना। तो यहाँ पे शुद्ध करने के लिए इस हेतु शब्द को हटाना है दोस्तों। क्लियर है? हेतु और कारण आपको क्लियर हो गया। हेतु विशिष्ट अर्थ में और कारण सामान्य अर्थ में, ठीक है। तो इनको शुद्ध कीजिए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला वाक्य देखिए दोस्तों। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इसमें अशुद्ध भागता हुआ जो ये लिखा है, ये भागना शब्द में राज छिपा है शुद्धि और अशुद्धि का। एक बात आप जानिए, एक होता है भागना, एक होता है दौड़ना। भागना कब होता है? डर या भय जब गुंजाइश हो तो ऐसे अर्थों में भागना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दौड़ना सामान्य क्रिया है, सामान्य अर्थ है। क्योंकि लड़का मिठाई लेकर दौड़ रहा है, घर आ रहा है, वो भाग नहीं रहा है बल्कि दौड़ के आ रहा है। क्लियर है? भागना और दौड़ना में अंतर स्पष्ट हो गया कि भागना डर या भय की वजह से होता है और दौड़ना सामान्य अर्थ में होता है, वह किसी भी वजह से हो सकता है, खुशी। ठीक है, सामान्य अर्थ हो गया कि भागना डर की वजह से और दौड़ना खुशी की वजह से है। तो लड़का मिठाई लेकर जो है कि डर से तो भाग नहीं रहा है, वह खुशी से भाग कर घर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भागना अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। क्लियर है दोस्तों? आप देख रहे हैं कि अगर हम सही से शब्दों का चयन न करें तो हमारे वाक्य रचना अशुद्ध हो सकता है। और इस तरह के ये जो वाक्य है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपको इस तरह की वाक्य में अशुद्धि क्लियर समझ में आ रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सारा वाक्य इसमें समाहित किया जाए, आपको एक एक उदाहरण दिया जा रहा है कि भागना और दौड़ना से संबंधित अगर कोई वाक्य है तो उसमें आप क्लियर अंतर कर सकते हैं। तो इस तरह जहां जहां क्या अशुद्धि होती है उसका क्या निराकरण है आप देख रहे हैं। आज बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले हम वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जब परिवार और भी बड़ा होता जाए और मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इनका फायदा सब तक पहुंचे। और मेरी मंशा है कि मैं आपकी पढ़ाई में भरपूर सहयोग करूं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।